कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ बच्चों। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए। 21 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं, इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। करें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कहा है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। ठीक है, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदंड स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, यानी कि अत्यंत जो है कि आपका स्नेह था। उदार तथा उच्चाशयकरण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि लोगों में ही समान मित्रता हो। देखो बच्चों, कभी भी मित्रता होती थी, जरूरी नहीं है कि दोनों का स्वभाव जो है कि एक ही जैसा है। ठीक है, चलिए तो आप प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। तो ये मित्रता जो है आपका किससे लिया गया है? देखिए ये जो आपका गद्यांश है ये किससे लिया गया है? तो देखिए संदर्भ पहले हेडिंग देंगे आप लोग, उत्तर में क्या करेंगे? संदर्भ। पहले संदर्भ आपको हेडिंग देना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध से लिया गया। ये किससे लिया गया बच्चों? मित्रता से जो है कि लिया गया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर अ का जो है आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मित्रता से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये मित्रता से आपका लिया गया है। तो प्रश्न नंबर अ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए इसके बाद करें रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब यह हो बच्चों जी अंडरलाइन की गई है ना, अंडरलाइन जो देख रहे हो ना, ये अंडरलाइन कहाँ तक है? मित्रता रही है, यहाँ तक अंडरलाइन है। यहाँ तक क्या है बच्चों? यहाँ तक अंडरलाइन है। तो इसका जो है हमें बताना है, व्याख्या करना है। इसका क्या करना है हमें? इसका जो है हमें व्याख्या करना है। चलिए तो व्याख्या क्या हो जाएगा? आंशिक रेखांकित अंश की व्याख्या यदि करें तो व्याख्या क्या हो जाएगा? देखिए लेखक का कहना है कि मित्रता के लिए समान स्वभाव या समान कार्य का होना जरूरी नहीं है। तो ये तो बच्चों सही बात है कि कभी भी मित्रता होती है, तो ये मित्रता जरूरी नहीं है कि समान लोगों में ही मित्रता हो और समान स्वभाव में ही मित्रता हो। ठीक है, विपरीत स्वभाव वाले लोगों के बीच भी गहरी मित्रता हो सकती है, जैसे राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के उदाहरण से स्पष्ट है। ठीक है, जैसे राम और लक्ष्मण थे, कर्ण और कौन था? दुर्योधन था। ठीक है बच्चों, चलिए कृष्णानंद जी गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शन या ये जो है रेखांकित अंश की क्या हो जाएगी बच्चों? ये व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी पे जो है इसे आप नोट भी कर सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए स नंबर है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर क्या था? देखो बच्चों राम धीर और शांत प्रकृति के थे, ठीक ना, लेकिन लक्ष्मण आपको पता है कि लक्ष्मण कितना उदंडित थे, यानी कि उग्र और जो है कि उदंड स्वभाव के थे, आप ऐसे इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण स्वभाव में अंतर आपका हो जाएगा, राम धीर और शांति प्रकृति के थे जबकि लक्ष्मण उग्र और उदंड स्वभाव के थे। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन ये जो है प्रश्न नंबर 100 कंप्लीट हो गया। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक ही पे देना, या तो क वाले पे दीजिए या तो क वाले पे दीजिए। देखिए ये आपका क है, ठीक ना, ये आपका क्या है? क। ये तो क को करना है, या तो बच्चों आपको किसको करना है? ख वाले को करना, अथवा में ये ख है। तो मैं दोनों को सॉल्व करा दिया हूँ ताकि दोनों को आप आसानी से यहाँ पे याद रख सकें, ठीक ना। तो दोनों को मैं हल कराऊंगा, हल करा दिया हूँ, यहाँ पर देख ही सकते हैं दोनों के लिए। चलिए तो इसमें आपका क्या है? विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यह भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की
बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। ठीक है, और ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, इसी का हमें व्याख्या भी करना है। जो चीज़ें आपको क में करना था, देखिए बच्चों, जो चीज़ें आपको इस क में करना था ना, वही चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, चलिए तो पहले आते हैं संदर्भ में। यहाँ पर उत्तर है संदर्भ। पहला क्या है इसका, देखिए ख का, या तो इसको देखो, या तो क को करिए या तो ख को करिए, किसी एक ही को करना। ये नहीं कि दोनों को आप करेंगे तो नंबर भैया एक ही का मिलेगा, नंबर एक ही का मिलेगा। ये नहीं कि चलिए सर मैं स्टार्टिंग में एक का कर देता हूँ, एक का लास्ट में कर दूंगा तो नंबर 2 मिल जाएगा। नहीं, एग्जामिनर भी चेक करने वाला इतना पागल नहीं रहता। ठीक है, तो किसी एक ही करना है, या तो क को करिए बच्चों, या तो क को आप कर लीजिए। ठीक है, या आप ख को करिए, किसी एक ही को करना है। ठीक है, चलिए तो संदर्भ इसका देख लेते हैं, संदर्भ क्या है और किस पाठ से लिया गया है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, इनके लेखक कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है, और चैप्टर का क्या नाम है, भारत संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारत संस्कृति निबंध, संस्कृति जो है कि नामक निबंध से लिया गया। इसके लेखक कौन है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेखक कौन है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद भी रख करना है इसको। ठीक है, याद भी आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन है इसके लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या है, लेखक है। चलिए तो संदर्भ इसका हो गया, संदर्भ इसका हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो आपका लाइन अंडरलाइन खींची गई है यहाँ से, इन विभिन्नताओं को देखकर यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, इसका हमें व्याख्या करना है। व्याख्या करना है तो व्याख्या क्या होगा, देखिए वह है व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। देखिए, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक रूप से अनभिज्ञ हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश ही नहीं अपितु यह तो अनेक देशों के समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं हैं अपितु भिन्न भिन्न जातियों के हैं। देखिए बच्चों, हम लोग का ऐसा भारत देश ऐसा है जो हर एक जाति के जो है कि लोग यहाँ पे आपको पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरे देशवासियों की तरह इनमें विभिन्न दूसरे देशवासियों के इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोग को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ख का था। किसका था ये आपका ख का है। किसका है, ख का है। ठीक है, तो दोनों का आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क का करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क के लिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ख का यहाँ पे हमने करा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 100 भी बचा हुआ है और 100 को भी आप नोट करेंगे। देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। ख का यहाँ पे आंसर है 1। ठीक है, 100 का आंसर है, ये आपका ख नंबर का ही है। प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इसे लेखक ही अपने देश और उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेखक क्या कहना चाहता है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 22 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 22 को ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये क है बच्चों, ये क्या है, क। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे अथवा में करके, यहाँ पे देख सकते हैं अथवा में करके है ख को। ठीक है, अथवा में करके है सुनि सुंदर बैन सुधारस सान। तो ये आपका ख अथवा में करके, या तो इसको करिए या तो आप इसको करिए, किसी एक को करना है, किसी एक ही को आपको करना है। ठीक है, तो मैं दोनों को कराऊंगा।
मैं दोनों को कराऊंगा, ठीक ना, आपके लिए मैं दोनों को कराऊंगा ताकि दोनों आप याद रखेंगे, ठीक ना, किस तरह से कराया गया है। चलिए, तो आपका आप क है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग, ये आपका है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक आपको करना ही करना है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है बच्चों। तो संदर्भ क्या होगा, ध्यान दीजिए। यह पद्य श्री सूरदास, देखिए भाई कौन आ गए, सूरदास, कौन आ गए, सूरदास। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए सूरदास किनके द्वारा लिया गया है, सूरदास, श्री सूरदास। और किस नामक ग्रंथ से, सूर सागर, किससे बच्चों, सूर सागर, किससे, सूर सागर जो है नामक ग्रंथ है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, काव्य खंड में संकलित पद शीर्ष से उदत है, ठीक ना, यानी कि उद्गृत किया गया, यानी कि लिया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं, लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। तो बच्चों ये संदर्भ हो गया, ये क्या हो गया, इसका संदर्भ। सूरदास यानी कि श्री सूरदास रचयिता है इसके, सूर सागर जो है आपका चैप्टर का नाम है, और ये हिंदी के जो है संकलित पद से जो है शीर्ष से लिया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, चलिए, राज चौहान जी कह रहे हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें देखते हैं, नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला देखिए क्या है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, देखिए, उद्धव ब्रज मोह विसरत नहीं, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहाँ तक करना है। जो अंडरलाइन किया गया है बच्चों ना, जो नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। जिस तरह से अभी प्रश्न नंबर 21 में आप किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। चलिए, तो अंडरलाइन यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती, वहाँ के वन उपवन और कुंजों की घनी छाएं मुझे बहुत याद आती है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती है, वहाँ के वन उपवन और कुंजों की घनी छाँव मुझे बहुत याद आती है। ये बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ठीक है। जो अंडरलाइन की गई थी उनकी ये जो है कि व्याख्या आपकी है। चलिए अगला है उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया। अब बच्चों ये जो आपकी लाइन है या ये उपयुक्त जो पंक्ति दी गई है, किस समय की व्याख्या यहाँ पे की गई है, इसे आपको देखना है, ठीक है। देखिए इन पंक्तियों में समय का वर्णन है, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उन्हें ब्रज की याद सताती है। ये जो है कि आपका वर्णन कब का है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उन्हें जो है कि ब्रज की याद आती है, तो उस समय जो है कि कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अथवा वाला भी हम लोग देख लेते हैं। किसी एक ही को करना है, आपको दोनों को नहीं करना है, यानी कि पेपर में आप दोनों को करके आए, किसी एक ही को करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, ये आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या इतनी लाइन का करना है। इतना है कि जो है कि आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। पहला आपका होगा संदर्भ। संदर्भ में है क्या, ये किससे आपका लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। देखिए प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास, कौन है भाई, गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आ जाओ तुलसीदास जी, आ जाइए, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास जी। अब ये किससे लिया गया है, कवितावली, किससे लिया गया है, कविताली, और कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। किसे, अयोध्या कांड से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक के वन पथ पर शीर्ष से
उद्गृत है, यानी कि ये आपका लिया गया है। ठीक है, ये बताइए इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। कवितावली के जो है कि अयोध्या कांड से ये लिया गया है। चलिए, तो ये संदर्भ हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो प्रश्न, अब यहाँ पर देखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कौन है? ध्यान दीजिएगा। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजू कंजकली। इसका जो है हमें व्याख्या करना है, इतना का ही, ज़्यादा का नहीं करना है, इतना की व्याख्या आपको करना है जो अंडरलाइन दी गई है। ठीक ना, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो रेखांकित अंश की जब व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तुलसी जी कहते हैं कि राम सीता के उस सुंदर रूप को देखकर गांव की स्त्रियां अपने नेत्र का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक ना, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं की नेत्र की रूपी कमल की कलियां खिल उठी हों। ये बच्चों रेखांकित अंश की क्या है, व्याख्या आपकी है। अब ये किस समय का वर्णन है ये देखना है कि ये जो वर्णन किया गया है बच्चों, ये किस समय का वर्णन किया गया, ये वर्णन किस समय का किया गया। ठीक ना, चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन मार्ग पर जा रहे थे। ये बच्चों वर्णन किस समय का है, जब वनवास जा रहे थे राम सीता और लक्ष्मण, उस समय का ये वर्णन आपका किया गया। ठीक है, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार आपका है? देखिए अनुराग तड़ाग में बच्चों आपका कौन सा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ प्रेम रूपी सरोवर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? प्रेम रूपी सरोवर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अनुराग तड़ाग में जो है कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। और अगला है मनु मंजुल कंज कली। इसमें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु शब्द का प्रयोग के कारण और म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार मनु शब्द के प्रयोग के कारण है और म जब कई बार आया, म वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है ये आपका कौन सा अलंकार हो गया है? अनुप्रास अलंकार हो गया। चलिए समझ में आया। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। कौन सा कंप्लीट हो गया है? ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? इसका जो है अथवा वाला भी कंप्लीट हो गया। और ये प्रश्न नंबर चल रहा था 22। प्रश्न नंबर 22 का ये क था और क में बच्चों ये अथवा था। तो हम लोगों ने दोनों को यहाँ पे कर लिया। हम लोगों ने दोनों को यहाँ पे कर लिया। ठीक ना, चलिए हाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे आते हैं। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 26 प्रश्न नंबर 26 नहीं है, प्रश्न नंबर 23। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो जी इसका संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। संदर्भ क्या है और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने रखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद रख सकते हैं। चलिए संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड, किससे लिया गया भाई? संस्कृत खंड। संस्कृत खंड संकलित वाराणसी नामक किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक जो है पाठ से ये लिया गया है। ठीक ना, पाठ से उद्गृत है यानी कि लिया गया है। अब देखिए हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद इसका टोटल क्या होगा? हिंदी अनुवाद आप लोग याद रखेंगे। देखिए हिंदी अनुवाद क्या है? यह नगरी यानी कि वाराणसी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी,
तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला और क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पकारों के लिए लोक यानी कि संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती है। ये बच्चों इसका क्या हो गया, टोटल आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। इसका बच्चों टोटल ये हिंदी में क्या हो गया, इसका अनुवाद हो गया हिंदी में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो बच्चों किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या करना था। इसमें दो आपके प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक ही को करना था। तो पहला तो कंप्लीट हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं और स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अथवा में करके दिया है, देखिए अस्माकं संस्कृत्य सदा गतिशील वर्तते। अब इसका जो है बच्चों आपको करना है, संदर्भ बताना है इसका और हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए बच्चों इसका संदर्भ क्या होगा, देखिए किसी एक ही करना है, या तो आप इसको करिए, या तो अथवा वाला करिए एग्जाम में, या तो ये करिए। ठीक ना, दो आपके दिया रहेगा, किसी एक ही को करना। ये नहीं कि दोनों को करके आएंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है दोनों को वो काटते, किसी एक ही को करना है। ठीक ना, देखिए संदर्भ क्या है इसका, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के संकलित भारतीय संस्कृत, इस किस पाठ से लिया गया बच्चों, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से ये क्या किया गया है, लिया गया है, नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद क्या होगा, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित यानी कि शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्रदान करती है। यह दुराग्रह यानी कि हठ नहीं है, जो कि युक्ति युक्त यानी कि उचित, जिसे हम लोग कह सकते हैं कल्याणकारी है, यहाँ हर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ये बच्चों इसका टोटल क्या हो जाएगा, हिंदी में यह जो है कि अनुवाद हो जाएगा। चलिए तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बच्चों इसका ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का बच्चों संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, किसी एक ही का करना है। दो आपका दिया गया है, देख सकते हैं। रे रे चातक सावधान मित्र क्षणम जो है श्रुत्वाम, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक दिया हुआ है। या तो इसको करिए या तो अथवा वाला करिए। बंधन मरण वापी जायो वापी पराजय, या तो आप इसको करिए, किसी एक को करना है, किसी एक ही को करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग दोनों को करेंगे, हम यहाँ पे दोनों को आपको करके दिखाएंगे। पहला है बच्चों, उत्तर पहले का है, रे रे चातक सावधान मित्र
क्षणम श्रुत्वा, यानी कि यहाँ से आपका यहाँ तक जो है टोटल लिया गया। आप देख सकते हैं डैश दे करके लास्ट तक आपका लिया गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए डैश डैश यहाँ पर दे रखा है ना। तो ये आपका पूरा है, इसका आपको आंसर यहाँ पे रखा गया। संदर्भ क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, केवल संदर्भ लिखना है और हिंदी में आपको अनुवाद करना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के अनियोक्ति विलासा, किस पाठ से भाई, अनियोक्ति विलासा पाठ से लिया गया है। चलिए पाठ का याद रखिएगा, अनियोक्ति विलासा पाठ से ये लिया गया। अनियोक्ति विलासा पाठ से ये लिया गया, ठीक है। चलिए संदर्भ हो गया है बच्चों। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं क्या कहता है। हिंदी में अनुवाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए पढ़कर सुनते हैं हम लोग। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं होते। देखो बच्चों, यहाँ पर भी संसार में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन हर एक मनुष्य एक जैसे नहीं होते। आगे, कुछ तो वर्षा से धरती को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गुजरते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने अपने दिन यानी कि बेचारे वचन मत बोलो, अर्थात हर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। देखिए बच्चों, अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप हर एक से यदि कहते चलेंगे तो वो आपकी समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। समय पर जो है कि आपका वो खिल्ली उड़ा सकता है, यानी कि मजाक उड़ा सकता है। तो हर एक बात आपकी, कोई भी बात आपको हर एक सभी से कहना नहीं चाहिए। ये जो है चातक किसको, ये जो है आपका किसको समझा रहे हैं, चातक पक्षी को समझा रहे हैं कि हर एक बादल को देख करके अपनी दिनचर्या सभी बादलों से मत कहा करो। कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जो जमीन को भिगो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथवाला, देखिए अथवाला क्या है, बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय। इसका जो है अर्थ आपको बताना है। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक विरह पुरेण पूज्यते, किस पाठ से लिया गया है, विरह पुरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरता की भावना ही वास्तव में वीरता है। देखो जो जीत हो या हार हो, ठीक ना, जो वीर व्यक्ति होता है वह हर एक समय में जो है कि आप अपनी भावनाएं जो है समान रखता है। वो कभी भी जो है कि मन अपना उदास नहीं करता है। जो वीर व्यक्ति होता है वो हार या जीतो हर एक समान उसकी भावनाएं समान रहती हैं। हर एक समय उसकी भावनाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये किसका है, वीर पूज्यते, विरह वीरेण पूज्यते जो है कि नामक पाठ से ये लिया गया। यह है आपका हिंदी में इसका अनुवाद, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए 25 नंबर प्रश्न नंबर कितना, 25 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। देखो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, जो खंड काव्य होता है ना, अपने पठित काव्य के आधार पर उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, खंड काव्य हर एक जिले में अलग अलग होता है। आप जिस जिले से ही हो अलग अलग आपका होता है, ठीक ना। मुक्तिदूत किस जिले के अंतर्गत आता है, ज्योति जवाहर, मेवाड़, मुकुट और अग्रवाल जो है कि अग्र पूजा। देखो बच्चों, हर एक जिले के लिए अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने जिले में चेक कर लेंगे कि आपके जिले में कौन सा लगता है, ठीक है। और ये हर बार पूछता है। तो हर एक जिले के लिए बच्चों अलग अलग होता है। बलिया जिले के लिए आपका कर्णखंड काव्य का आता है, यानी 6 नंबर ये बलिया जिले वालों के लिए है खंड काव्य, कर्ण का, ठीक है। ये बलिया जिले के अंतर्गत आता है। आप जिस जिले से हो आपके अंतर्गत क्या आता है आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका 15 नंबर आपको तो खुद करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है, लेखकों का जीवन परिचय।
ये तो इसमें से पक्का है कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। पहला दे रखा है लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं भी लिखिए। आपको उनका जीवन परिचय लिखना है और रचनाएं। देखो जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और उनकी रचनाएं मिलेंगे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर मिलेगा और उनकी जो रचनाएं भी लिखेंगे तो उन पे 2 नंबर मिलेगा। 3 2 टोटल कितना नंबर हो जाएगा बच्चों? 5 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, किसी एक ही का लिखना है। या तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए या जयशंकर प्रसाद का लिखिए। ठीक है, चलिए अब कवियों का जीवन परिचय देखिए। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखना है आपको। देखिए जीवन परिचय पे बच्चों आपका 3 नंबर रहेगा और रचनाएं क्या क्या हैं? रचनाएं जो भी लिखेंगे आपका 2 नंबर पे रचनाओं पे रहेगा। यानी टोटल आपका इसमें भी 5 नंबर का होगा। 1 नंबर 3 नंबर का आपका जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचनाओं पे। पहला दे रखा है तुलसी गोस्वामी तुलसीदास का लिखना है। दूसरा है आपका सुमित्रानंद पंत का लिखना है। तीसरा लिखना है महाकवि सूरदास। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। मैं आपको जल्दी ही जो है कि जीवन परिचय का भी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। प्रश्न नंबर 26 क और ख करके दिया था, क और ख करके दिया था। चलिए हम लोग चलते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया हो। 2 नंबर का श्लोक आएगा बच्चों, इसे आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर का श्लोक हमेशा पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का श्लोक आपको पक्का है कि 2 नंबर का श्लोक आपका पूछता है। दो नंबर का श्लोक आपका पूछता है हर बार। ठीक ना? चलिए श्लोक क्या है? आप श्लोक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। श्लोक 2 नंबर का श्लोक यहाँ पे रखा गया है। आप इसे भी याद रख सकते हैं या आपके बुक में भी जो है श्लोक दिए रखा होगा उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखो पुरुराजः क आसीत, पुरुराजः क आसीत, तो पुरुराजः एक भारतीय विरह आसीत। ठीक ना? दूसरा है विरह केन पूज्यते, तो आपका हो जाएगा उत्तर विरह वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर को वीर ही पूजता है। कुतमरणम मडगम लम भवती, ये बच्चों बहुत टेढ़ा है, आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए और आंसर इसका देख सकते हैं। आंसर आपका क्या है? आंसर आपका ये है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चंद्रशेखर का आसित या चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति आश्चित, यानी कि चंद्रशेखर जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो है कि देशभक्ति थे, देशभक्त थे। 29 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण का भी लिखना है। किसी एक पर लिखिए। या तो जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और कारण और हानि पे लिखिए, यानी कारण लाभ और हानि पे लिखिए। बेरोजगारी की समस्या पर या तो लिख सकते हैं आप, या तो विज्ञान के चमत्कार पर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ पता नहीं नैतिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर देखिए इसका। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, इसमें आपका पहले देखिए कोगो था, इसमें 4 था ना, चारों पर हम रखे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। पहला है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण क्या है। देखिए प्रस्तावना पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रस्तावना का। पहले किसका हेडिंग देंगे? प्रस्तावना के लिए हेडिंग देंगे। तो प्रस्तावना में लिखेंगे आतंकवाद आज एक ऐसी वैश्विक समस्या बन चुकी है जिसने पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया है। भारत पिछले कई देशों से इस
देश को झेल रहा है, इस दंश यानी कि दंगे का आप समझ सकते हैं, को झेल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा के मध्य से समाज में भय पैदा करना और देश की अखंडता को चुनौती देना है। ये आपका प्रस्तावना में इतना आपको लिखना है, ये आपका किस में रहेगा, प्रस्तावना में रहेगा। ठीक है, अब देखिए आतंकवाद के मुख्य कारण क्या क्या हैं, धार्मिक कट्टरता, ठीक है, धर्म पे है, इसके बाद सीमा पर हस्तक्षेप, इसके बाद शिक्षा और बेरोजगारी पर भी है, इसके बाद अगला हेडिंग होगा निवारण के उपाय, उसके निवारण क्या क्या है, इनके निवारण क्या क्या है वो आपको देखना है। इसके बाद उपसंहार क्या क्या है, आप अगला हेडिंग होगा उपसंहार, यानी कि जब भी निबंध आप इन पे लिखेंगे तो आपको ये आपको हेडिंग देना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया भारत में आतंकवाद के लिए। अगला क्या है देखिए, जनसंख्या वृद्धि कारण और लाभ और हानि भी, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, लाभ क्या है उनके और उनके हानि क्या है। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे आप, जनसंख्या किसी भी देश की शक्ति होती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाए तो संकट बन जाती है। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ये जनसंख्या पे है प्रस्तावना कि जनसंख्या जब भी वृद्धि होती है, बच्चों जनसंख्या वृद्धि कह रहा है कि देश की जो है कि शक्ति होती है, लेकिन ये जब अनियंत्रित होती है हो जाती है, जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी बच्चों तो ये संकट हो जाएगा, संकट बन जाएगा भारत। ठीक है ना, और भारत जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका। अब लाभ क्या है बच्चों, देखिए लाभ में देखिए बड़ा बाजार, उपभोग अधिक होने से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है, लाभ तो ये है। मानव संसाधन के लाभ क्या है, भारत के पास युवाओं की बहुत बड़ी आबादी है जो वैश्विक कार्यशक्ति का मुख्य हिस्सा बन सकती है। लेकिन हानि क्या क्या है, हानि भी तो है, किसी में भी लाभ होता है तो उसमें हानि होना जरूरी है, हानि होती ही होनी। पहला, संसाधनों पर बोझ, पानी भोजन और जमीन की कमी होने लगेगी। देखो बच्चों जब जी जनसंख्या यदि वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि जब भी होगी तो उसमें आपकी कई समस्याएं आ जाती हैं। ठीक ना, जमीन की भी कमी होगी, भोजन की भी कमी होगी, जिस घर में ज़्यादा परिवार होंगे उसमें अगर अनाज ज़्यादा ना मिलता हो तो उसमें आपकी परेशानी समस्या होती है। बेरोजगारी और गरीबी, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो उसमें बेरोजगारी और गरीबी ज़्यादा होने लगेगा। सबको काम और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना मुश्किल हो जाता है जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो। प्रदूषण, प्रदूषण भी होने लगेगा, अधिक लोग यानी कि अधिक कचरा और पर्याप्त का दोहन होने लगेगा, पर्यावरण का दोहन होने लगेगा। यानी कि जब भी जनसंख्या ज़्यादा होती है यानी कि बढ़ने लगी जनसंख्या तो आपका जो है प्रदूषण भी और ज़्यादा होने लगेगा। अगला उपसंहार, अगला हेडिंग होगा यदि जनसंख्या शिक्षित और कुशल है तो यह वरदान है, सरकार को परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए ताकि देश का संतुलन बना रहे। परिवार नियोजन आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक ना। तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि कारण लाभ और हानि क्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर आपका इसका तीसरे का आंसर देखिए, बेरोजगारी की समस्या पे आपको निबंध लिखना है। पहला प्रस्तावना होना चाहिए, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने की इच्छा और योगदान रखते हुए भी काम नहीं कर पाता है। यह भारत की सबसे महंगी सामाजिक, गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में से एक है। ये प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है, ये आपको प्रस्तावना में इतना लिखना है। ठीक है, अब समस्या के कारण क्या है भाई, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल डिग्री देती है, कौशल नहीं। ठीक है, अगला हेडिंग होना चाहिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, मशीनीकरण के कारण खेती में लोग की जागरूकता कम हो गई है। ठीक है, ये आपका होगा। अगला हेडिंग आपका होगा औद्योगिक विकास की धीमी गति, नए कारखानों और उद्योगों का पर्याप्त संख्या में न होना। समाधान क्या है इसका, सरकार को कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाना होगा। बेरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण देना होगा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि छात्र पढ़ाई के बाद सीधे काम पा सकें। ठीक है,
ये आपका हो गया समाधान के लिए। उपसंहार में क्या होगा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। हमें नौकरी ढूंढने वाले के साथ साथ नौकरी देने वाला बनने की सोच विकसित करनी होगी। ये आपका हो गया संहार में। उपसंहार यानी कि ये आपका हो गया बेरोजगारी की समस्या के लिए निबंध। इतना आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले के प्रश्न नंबर 4। चौथा था कि इसमें आपको लिखना था विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार क्या क्या है। देखिए, प्रस्तावना पहला होगा। पहला क्या होगा, प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आराम से इसको अपने कॉपी पे नोट आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसे याद रख सकते हैं, निबंध आपको लिखने के लिए भी आता है। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए स्क्रीनशॉट हो गया तो ये हो गया विज्ञान के चमत्कार में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण डेंगू व मलेरिया भयंकर बीमारियों की जानकारी दैनिक पत्र के संपादन को देने के लिए, ठीक ना, अथवा आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा, यानी कि इस पे आपको निबंध लिखना है। तो निबंध लिखेंगे तो पहले आपका होना चाहिए विषय। उत्तर आपका देखो पहले का मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो आपका होना चाहिए क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण बीमारी के संबंध में। सेवा में आपका होना चाहिए मुख्य संपादक महोदय दैनिक जागरण। जो भी आप दैनिक जागरण को देखिए, दैनिक जागरण को ही आपको देना है, ठीक ना। तो शहर का नाम आपका होना चाहिए और इसमें जो है किसी स्थानीय अखबार का नाम। तो ये आपका हो गया। दिनांक आपका होना चाहिए, दिनांक कितने को आप लिख रहे हैं वो होना चाहिए। और इसमें शिक्षा क्षेत्र से विषय में क्या होना चाहिए, विषय क्या है आपका, यानी कि आप किस पे निबंध लिख रहे हैं वो आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप किस पे निबंध लिख रहे हैं वो आपका होना चाहिए। और लिखेंगे आप महोदय, हेडिंग देकर लिख लेंगे महोदय, मैं आपसे प्रतिष्ठा समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी का ध्यान, यानी कि अपने मोहल्ला का नाम आपको लिखना है, फैले गंदगी के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कूड़े का ढेर उठाया नहीं जा, यानी कि ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, इतना छोटा सा है, और लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अथवा वाला भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो अथवा वाला भी हम लोग देख लेते हैं। अथवा वाला क्या है, देखिए अथवा वाला है यहाँ से। अच्छा, इसमें और भी है, ठीक ना, इसमें और भी है। लास्ट में आपको क्या क्या लिखना है देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अथवा वाला, अब यहाँ से अथवा वाला शुरू होता है। अपने बहन को पत्र यहाँ पे लिखना है, जो आपकी बहन अपने घर से दूर जाकर कहीं पढ़ रही है, ठीक ना। और वातावरण पे आपको लिखना है। देखिए विषय क्या है, बड़े नगर में वातावरण से संभावित परेशानियाँ और उनके बचाव के संबंध में आपको लिखना है। अस्थाई यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, दिनांक आपका होगा यहाँ पे, और प्रिय बहन का इसमें नाम होगा सदा शुक्र रहो, ठीक है, आशीर्वाद भी दे देना है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक ना। यहाँ पर लास्ट में आपका तुम्हारा भाई क्या नाम है वो आपको रख देना है। तो अधिकांश तौर से आपको XYZ करके लिखा जाता है, नाम अपना लिखा नहीं जाता है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका हो गया 30 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों। 30 नंबर प्रश्न में 2 था, देखिए एक तो था ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका अथवा में दूसरा था। तो पहले का आंसर यहाँ से लेकर के देखिए पहले का आंसर कहाँ से है, यहाँ से लेकर के पहले का आंसर आपका यहाँ तक है, पहले का, ठीक, यहाँ तक है। अब अथवा वाले की बात करें तो अथवा वाला लेकर के यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है अथवा वाला, ठीक ना। तो ये टोटल आपके पेपर को मैं सॉल्व करा दिया हूँ बच्चों, टोटल पेपर मैं फ्री बोर्ड का सॉल्व करा दिया हूँ। ये पेपर सेट 2 था जो कि आपको कंप्लीट हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बच्चों समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।